नमस्कार, स्वागत है आप सबका द इकोनॉमिस्ट में। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जूलॉजिकल पार्क के बारे में। तो यहाँ पर क्या खास है, क्या इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको अच्छे से जानते हैं और साथ ही साथ और बात करते हैं। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं, इन्होंने इनॉग्रेट किया है इस पार्क को, साथ ही साथ और भी बहुत सारे वेरियस जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको इनॉग्रेट किया है। तो कहाँ पर स्थित है, तो ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जूलॉजिकल पार्क है ये स्थित है केवाड़िया में। केवाड़िया जो जगह है वो गुजरात में पड़ती है और केवाड़िया ही वो जगह है जहां पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी स्थापित की गई है, नर्मदा नदी के पास। तो यहां पर जूलॉजिकल पार्क के साथ साथ एक एवियरी डोम भी बनाया गया है। तो एवियरी डोम क्या होता है, एक तरह का डोम होता है, ठीक है। ऊपर ट्रांसपेरेंट जो है इसकी रूफ होती है जिसके अंदर ढेर सारी जो प्रजातियां होती हैं पक्षियों की। तो यहाँ पर जो बर्ड वॉचिंग में जो इंटरेस्ट रखते हैं तो उनके लिए एक बहुत बढ़िया जबरदस्त जगह है ये। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल जो बर्ड वॉचर होते हैं वो हर एक तरह की डिटेल जो है पक्षियों के बारे में उसकी जानकारी रखते हैं, ओके। और जो भी कोई नया चेंज आता है पक्षियों की दुनिया में तो उसके बारे में दुनिया को वो बताते हैं। तो कोई भी अगर कोई अहम रिपोर्ट आती है जहां पर पक्षियों की बात की हो तो वहां पर हमेशा जो रेफरेंस होता है वो बर्ड वॉचर से ही लिया जाता है। तो एक तरह के रिसर्च एनालिस्ट ये काम करते हैं बर्ड वॉचर। तो बर्ड वॉचिंग के लिए बहुत ही जबरदस्त जगह होने वाली है आने वाले समय में केवाड़िया में, ओके। तो यहाँ पर एक जंगल सफारी कम्प्लेक्स बनाया गया है जहां पर जिसके अंदर ये दोनों चीजें हैं, एवियरी डोम्स भी हैं और दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल जूलॉजिकल पार्क भी है। तो यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने दोनों का जो है उद्घाटन किया है केवाड़िया में और साथ ही साथ पूरे देश को 17 और जो है प्रोजेक्ट्स यहाँ पर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट केवाड़िया के तहत जो है वो दिए हैं और साथ ही साथ 4 और नए प्रोजेक्ट्स का यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन भी रखा है। और जो कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पर मैं उनके नाम बताता हूँ जिनको अभी इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रोजेक्ट्स हैं नेविगेशन चैनल, न्यू गोरा ब्रिज, गुरुदेश्वर वेयर, ओके, गवर्नमेंट क्वार्टर्स, बस बे टर्मिनस, एकता नर्सरी, खलवानी इको टूरिज्म, ट्राइबल होम स्टे। तो साथ ही साथ इन्होंने फ्लैग ऑफ किया है एकता क्रूज सर्विस को टू द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये एकता क्रूज सर्विस जो है ये जो है प्रोवाइड की गई है जो लोग जो है नर्मदा नदी के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर एक एरिया से दूसरी जगह दूसरे पॉइंट तक जो क्रॉस करेंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ओर जाने के लिए, तो उसके लिए एकता क्रूज सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड की गई। तो एक तरह का मिनी क्रूज है जहां पर जो है 200 के आसपास जो लोग हैं वो सवार हो सकते हैं और एक टाइम पे जो है वहां पर सफर कर सकते हैं, एक दरिया के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जा सकते हैं। तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो न्यू गोरा ब्रिज है वो कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया है। और आगे थोड़ी सी बात कर लेते हैं जंगल सफारी के बारे में। ये स्टेट ऑफ द आर्ट जूलॉजिकल पार्क है जो कि 375 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है और यहाँ पर 7 अलग अलग लेवल्स हैं, ओके। सो कहने का मतलब ऊंचाइयां जो है अलग अलग है, 29 मीटर से लेके 180 मीटर तक अलग अलग ऊंचाइयों पर लेवल्स पे ये पूरा का पूरा जो जंगल सफारी है बना हुआ है। और 1100 से ज्यादा यहाँ पर पक्षी और एनिमल है और 5 लाख से ज्यादा यहाँ पर प्लांट्स हैं। एंड लास्ट इट इज द फास्टेस्ट एवर बिल्ड जंगल सफारी। तो इसको बनाया गया है और बहुत ही जल्दी इसका काम निपटाया गया है, तो इसको फास्टेस्ट का जो है टैग यहाँ पर दिया गया है। और जूलॉजिकल पार्क की भी यहाँ पर 2 वेराइटीज हैं। पहली है जो डोमेस्टिक बर्ड्स हैं, दूसरा है अनदर फॉर एक्सोटिक बर्ड्स, ओके। तो जिनकी प्रजातियां जो है बाहर से लाकर यहाँ पर जो है विकसित की गई हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा जियोडेसिक डोम फॉर एवियरी भी बनाया गया है। तो ये यहाँ पर जो एवियरी डोम बनाया गया है वो भी वर्ल्ड का लार्जेस्ट है, यह ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसको आप बेशक हाईलाइट कर लो, अंडरलाइन कर लो, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से क्वेश्चन घुमाता है, ऐसे क्वेश्चन घुमा सकता है यूपीएससी। तो एवियरीज जो है वो एक तरह की क्या होती हैं, बंद होती हैं ऊपर से, अंदर पक्षी होते हैं। तो उनको अच्छे से रिसर्च किया जा सकता है, उनको कैसे वो खाते हैं, ठीक है, उनको बॉडी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है क्या खाने से। तो एक पूरा का पूरा एक जोन यहाँ पर जो है बन जाता है। तो आने वाले समय में जो यहाँ पर आपको फील आएगा, ओके, तो एक तरह का यूनिक टच वहां पर आपको मिलेगा जब आप विजिट करोगे आने वाले समय में। तो यहाँ पर अलग अलग तरह का एक्सपीरियंस है, जैसे अलग अलग तरह के एनिमल्स हैं, जैसे लाइक मकाओ है, ओके, ककाटू है, रैबिट्स है, जूनिया पिग है, ओके। तो यहाँ पर एक अच्छा जो है एडवेंचर आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा जब इसको टूरिज्म के पर्पस के लिए इसको यूज किया जाएगा और टूरिस्टों के लिए इसको जब खोला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है एक तरह से सरकार स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास एक तरह का टूरिज्म हब जो है ना उसको डेवलप कर रही है।
तो स्टैचू ऑफ यूनिटी उसको टैग है कि वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्टैचू है, तो उसी का यहाँ पर बेनिफिट उठाते हुए सरकार जो है उसके आसपास वेरियस प्रोजेक्ट्स जो है बना रही है, और उन्हीं वेरियस प्रोजेक्ट्स के तहत जो है सरकार टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहती है। और टूरिज्म एक बार बढ़ गया, ओके, एक बार जब पीक पे पहुंचना शुरू हो गया तो अच्छा खासा रेवेन्यू आएगा, सरकार को भी रेवेन्यू जाएगा, ओके, और जो आम लोग हैं वहां के उनको भी जो है यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं सरदार सरोवर डैम के बारे में। हर साल ये डैम न्यूज में रहता है, अभी भी न्यूज में है, तो यहाँ पर हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ से क्वेश्चंस निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, इसकी हिस्ट्री क्या है, कब ये स्टार्ट हुआ, कब ये कंप्लीट हुआ, इसका बेनिफिट क्या होगा और किन को इसका बेनिफिट मिल रहा है और कौन कौन से स्टेट्स जो है इसमें इन्वॉल्व है। तो स्टार्ट करते हैं कि ये कौन सा डैम है। ये कंक्रीट ग्रेविटी डैम है जो कि नर्मदा रिवर के ऊपर बनाया गया है। तो यहाँ पर ये जो रिवर है ये पड़ती है केवाड़िया, ओके, केवाड़िया एक जगह है गुजरात में नियर नवागाम, ओके। तो 4 इंडियन स्टेट्स हैं जो इस रिवर जो इस डैम से जो है बेनिफिट उठा रहे हैं। सबसे पहले गुजरात है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र और राजस्थान, ओके। तो यहाँ पर जो बेनिफिट्स इनको मिल रहे हैं, यहाँ पर वाटर फैसिलिटी मिल रही है और जहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो भी जो है इन स्टेट्स को जो है सप्लाई की जाती है। तो अब थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं। तो इसका जब फाउंडेशन स्टोन रखा गया था इस प्रोजेक्ट का, वो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसको रखा गया था 1961 में। लेकिन फंड्स की कमी की वजह से इसका काम जो था नहीं शुरू हो सका। तो 1979 में इसका काम शुरू हुआ जब फंडिंग मिली। वर्ल्ड बैंक ने फंड किया इस प्रोजेक्ट को थ्रू इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो जब भी किसी रिकंस्ट्रक्शन के लिए कंस्ट्रक्शन के लिए वर्ल्ड बैंक लोन देता है तो इसी बैंक के थ्रू यहाँ पर राशि जारी की जाती है इंडिया को। तो यहाँ पर फर्क क्या पड़ना था, जब फंड आए काम शुरू हुआ तो इसका पर्पस यही था कि इरिगेशन जो है ना उसकी जो पहुंच है वो दूर तक जो है पहुंचाई जाएगी। तो कैसे पहुंचाई जाएगी, जब भी डैम बनता है डैम के पीछे झील बनती है, तो झील से जो है एक कैनाल बनाई जाती है, ओके, जो कि थ्रू आउट द स्टेट घूमती है और अलग अलग एरियाज को जो है वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप उस वाटर को यूज करो अपनी जो लैंड है उसको इरिगेट करने के लिए। तो वैसे क्या करना पड़ता है, धरती के नीचे से पानी निकालना पड़ता है, ओके। पहले तो ऐसा कोई, जब 30-40 साल पुरानी बात करूं तो पहले ऐसे भी कोई फैसिलिटी नहीं थी, तो पानी रिवर का ही यूज किया जाता था इरिगेशन के लिए। तो उस समय को मुख्य रखते हुए ऐसी जो फैसिलिटीज, ऐसे डैम बनाए जाते थे, एक तो इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती थी, दूसरा जो पानी है उसकी जो अवेलेबिलिटी बड़ी मात्रा में हो जाती थी इरिगेशन के लिए। तो यहाँ पर जो पैसा लगा लोन के रूप में तो वो था $200 मिलियन, ओके। तो धीरे धीरे करके जब फंडिंग आई, ओके, तो काम बीच में फिर ठप हुआ, ओके। तो यहाँ पर बार बार ये प्रोजेक्ट जो है ना बार बार ये रुकता गया है। तो इसी वजह से ये मतलब इसका जो लॉन्च है वो 21वीं शताब्दी में पहुंच गया, ओके। तो 1987 में दोबारा काम शुरू हुआ, तो फिर दोबारा इसके ऊपर रोक लगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा 1995 में, ओके। तो यहाँ पर इसको रोकने का रीजन था इसके खिलाफ, इस डैम के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था जिसका नाम था नर्मदा बचाओ आंदोलन। बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं जो इनको लीड कर रही थी, उनके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा। तो यहाँ पर नर्मदा बचाओ आंदोलन के तहत, ओके, सुप्रीम कोर्ट ने जब हल्फनामा दायर किया गया इन लीडर्स के द्वारा जो इस आंदोलन को चला रहे थे, तो उसके तहत ये पाया गया कि जो सरदार सरोवर डैम है उसकी वजह से जो पानी पीछे झील के रूप में इकट्ठा हो रहा था, जो आसपास के गांव थे उनको बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा था। जो आसपास के जो लोग, वहां पर काफी आबादी रह रही थी नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी थोड़ी दूर, तो वहां पर उनको डिस्प्लेस करने की यहाँ पर नौबत आ चुकी थी कि मतलब ऐसा जो है बुरा वहां पर माहौल, एनवायरनमेंट बन रहा था जो आसपास के एरियाज थे। तो उसी के चक्कर में यहाँ पर ये नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया कि आप डैम तो बना रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जिनको आप डिस्प्लेस कर दोगे, जो पिछले कितने सालों से उस एरियाज में रह रहे हैं, तो वहां पर पानी भर जाएगा। पानी भरने के बाद क्या करेंगे, उनको डिस्प्लेस करना होगा, तो उनका आप क्या करोगे, उसके बारे में आप क्या कर रहे हो। तो उसके बारे में सरकार ने कोई उनको फैसिलिटी भी प्रोवाइड नहीं की, ओके। तो इसी वजह से ये आंदोलन चला और काफी लंबा ये आंदोलन चला, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट डिले हो गया। और अगर दोबारा आगे बात करूं तो सन 2001 में इसको दोबारा रिवाइव किया गया। तो यहां पर जो इसकी हाइट थी ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने जैसे डायरेक्शन दी कि इसकी हाइट थोड़ी कम करो, तो यहां पर 110.64 मीटर्स यहां पर हाइट यहां पर रखी गई, ओके।
तो बाद में इसको दोबारा 2006 में बढ़ा दिया गया, 121 मीटर तक बढ़ा दिया, बाद में फिर 138 मीटर तक इसको फिर बढ़ा दिया 2017 में, धीरे धीरे करके, क्योंकि मतलब फेसेस में काम चलता रहा और धीरे धीरे करके इनको फिर एक्सटेंशन इसको करते रहे। और जो वाटर लेवल है इस सरदार सरोवर डैम का, तो अभी ये जो है ना 138 मीटर के आसपास पहुंच गया है। अगर 15 सितंबर 2019 की बात करें तो इसकी अभी अपनी हाईएस्ट कैपेसिटी तक ये पहुंच गया है। तो यही इसका रीजन था। देखो, जितनी ज्यादा हाइट होगी डैम की उतना ज्यादा पानी स्टोर होगा पीछे झील में, तो जितना पानी पीछे स्टोर हो जाएगा तो उतने चांसेस हैं कि ज्यादा जो है ना जो एरिया है वो पानी के अंदर आ जाएगा, तो लोगों का डिस्प्लेस होना उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब अभी भी अगर हर साल जब बारिश आती है, बाढ़ आती है, तो ये जो एरिया है, देखिए जब अगर पानी ना छोड़ा जाए डैम का तो पीछे के काफी गांव जो है ना वो पानी में डूब जाते हैं, जहां से नर्मदा नदी जो है बह रही होती है। तो अभी भी बहुत बड़ा इंपैक्ट है, फिर भी चलो सरकार ने जो है अभी इसको शुरू कर दिया है। ओके, सो आगे बात करूं तो यहां पर जो 30 डैम प्लान किए गए थे नर्मदा रिवर के ऊपर, उनमें से एक है सरदार सरोवर डैम, और सबसे बड़ा है स्ट्रक्चर वाइज। अगर इसके स्ट्रक्चर वाइज बात करें तो सबसे बड़ा डैम है इन 30 में से, और पूरी दुनिया में ये सेकेंड लार्जेस्ट कंक्रीट डैम है। तो यहां पर ये जो फिगर है ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसको नोट कर लो। तो जो पहला डैम है दुनिया का सबसे बड़ा, तो उसका नाम है ग्रैंड कॉली डैम। ओके, वो कोलंबिया रिवर के अक्रॉस बना है यूएसए में। ओके, तो यहां पर कंक्रीट के हिसाब से, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट के हिसाब से ये सबसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डैम है सरदार सरोवर डैम। तो ये पार्ट है नर्मदा वैली प्रोजेक्ट का। ओके, a large hydraulic engineering project involving the construction of a series of large irrigation and hydroelectric multi-purpose dams on the Narmada river। तो यहां पर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि नर्मदा रिवर जहां से शुरू होती है, ओके, मध्य प्रदेश से लेकर जब तक गुजरात आती है, तो इस रिवर के ऊपर अभी तक टोटल कितने जो है डैम बन चुके हैं। बस मुझे आप नंबर बताइए कितने डैम बन चुके हैं, उसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आगे अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जितनी बार भी इस डैम के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए, जैसे 1999, 2000, 2003, तो उसके बाद 2014 में जो था, जो नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी थी, उसने चेंजेस जो थे कर दिए थे, जो फाइनल हाइट थी कितनी होगी इस डैम की। ओके, तो उसके द्वारा फिर ये एप्लीकेबल हो गया, और साथ ही साथ इसको जब स्टार्ट किया गया, जब जो ओरिजिनल जो हाइट थी वो 80 मीटर जो है, जो इसका ग्राउंड लेवल है वहां से शुरू होगी, और जो फाइनल हाइट इसकी रखी जाएगी वो जो है 163 मीटर। ओके, तो यहां पर फाउंडेशन के हिसाब से बात की गई है, 80 मीटर से जो है 163 मीटर तक इसकी हाइट रहेगी पूरे के जो डैम है इसकी। तो ये यहां पर फाइनलाइज हो गया लास्ट में। ओके, तो फिर बाद में ये इसका कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू हो गया, बाद में इसको लॉन्च भी कर दिया गया। तो बाद में इसका जो बेनिफिट है वो है 18,000 वर्ग किलोमीटर। ओके, तो इतने एरिया को ये इरिगेट करेगा, इस प्रोजेक्ट का इतना बड़ा फायदा है। ओके, गुजरात में भी इसका फायदा होगा और मध्य प्रदेश में भी फायदा होगा, खासतौर पे वो एरियाज जहां पर बारिश बहुत कम होती है, सूखा पड़ा रहता है, तो उनको बेनिफिट होगा ऐसे प्रोजेक्ट के साथ। तो खासतौर पे जो गुजरात का कच्छ वाला एरिया है, ओके, तो उसको सफेद रेगिस्तान भी बोलते हैं, तो दूसरा सौराष्ट्र वाला एरिया है, तो यहाँ पर बारिश कम होने की वजह से सूखा रहता है, ड्राउट एरियाज रहता है, तो इनको पानी की फैसिलिटी मिलती है, तो अच्छा इनका जो है आगे इनकम का सोर्स बन जाता है। जब जमीन इरिगेट होगी तो उसके ऊपर कुछ आप उगा सकते हो, तो आपकी एक इनकम जनरेट हो जाएगी। बंजर जमीन आप क्या कर लोगे, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगा सकते हो, तो उसके लिए भी जो है आपको पैसा चाहिए। आगे बात करें, जो डैम का जो मेन पावर प्लांट है वहां पर जो है 200 मेगावाट्स की फ्रांसिस पंप टर्बाइंस लगी हुई हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं। ओके, और इनके पास पंप स्टोरेज कैपेबिलिटी भी है, और साथ ही साथ एडिशनली एक और पावर प्लांट है जो यहाँ पर जो मेन कैनाल होती हैं वहां पर 5 मेगावाट कल्पल टर्बाइन जनरेटर्स लगे हुए हैं जो कि पावर प्रोड्यूस करते हैं। तो जो बड़े पैमाने पर पावर प्रोड्यूस हो रही है वो हो रही है फ्रांसिस टर्बाइन से, जो छोटे पैमाने पर वो है कल्पन टर्बाइन। ये दोनों एक तरह की टर्बाइंस हैं। ओके, इनका काम यही है, वाटर फ्लो आता है तो फिर ये शाफ्ट घूमनी शुरू हो जाती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है जो पावर फैसिलिटी से प्रोवाइड करता है डैम, वो है 1450 मेगावाट। ओके, तो अलग अलग हिस्सों में ये बना हुआ है, कहीं पर कुछ हाइट है, कहीं पर कुछ हाइट है, कहीं पर कुछ मेगावाट है, कहीं पर कुछ मेगावाट है। टोटल कंबाइन करके यहां पर अभी 1450 मेगावाट इसकी पावर फैसिलिटीज यहां पर ये डैम प्रोवाइड कर रहा है। आगे बात कर लेते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन की। ये इंडियन सोशल मूवमेंट रहा है, ओके, जहां पर
जो नेटिव ट्राइबल्स थे, आदिवासी लोग थे, जो फार्मर्स थे, एनवायरमेंटलिस्ट थे, इन सबके द्वारा ये जो था आंदोलन चलाया गया था सरकार के खिलाफ, खासतौर पर जो सरदार सरोवर डैम था इसके खिलाफ। तो यहाँ पर ये जो नर्मदा रिवर फ्लो हो रही थी गुजरात और मध्य प्रदेश, ओके, इन दोनों में से स्टेट्स में से ये फ्लो होती है, ओके, और साथ ही साथ महाराष्ट्र को भी थोड़ा सा टच होता है। तो यहाँ पर जो सरदार सरोवर डैम है, ओके, गुजरात में तो सबसे बड़ा डैम था ही, तो इसी वजह से मैंने अभी पूरी स्टोरी आपको बता दी है कि क्यों था नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया। तो यहाँ पर जो बेसिक रीजन यही था कि लोग जो थे ना यहाँ पर उनका उत्पीड़न हो रहा था, ओके। तो यहाँ पर बहुत सारी हंगर स्ट्राइक्स की गई, ओके, बहुत सारी कैंपेनिंग की गई, तो बहुत सारी यहाँ पर स्ट्राइक्स हुई, जिसकी वजह से मतलब जो प्रोजेक्ट है इतना डिले हो गया, ओके। तो जो नर्मदा की जो अथॉरिटी थी उसको सोचना पड़ा कि इसकी हाइट को जो है हमें ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, उसी हिसाब से बढ़ाएंगे जिस हिसाब से ज़्यादा जो है जो पीछे जो एरिया रह जाएगा, जहाँ एनवायरमेंटल एस्पेक्ट से हम देखें तो वहाँ पर ज़्यादा खराबी ना हो। तो यहाँ पर जो फेमस पर्सनैलिटीज थी जिन्होंने इस आंदोलन को लीड किया, उनका नाम था मेधा पाटकर और दूसरे थे बाबा आमटे, और इनको राइट लिवलीहुड अवार्ड भी दिया गया था 1991 में। आगे बात कर लेते हैं नर्मदा रिवर के बारे में। तो इसको रेवा बोलते हैं, ओके, पहले इसका नाम था नर्मदा, ओके। तो इसको लाइफ लाइन बोलते हैं मध्य प्रदेश और गुजरात की। क्वेश्चन सीधे आ सकता है, लाइफ लाइन कौन है? नर्मदा रिवर, मध्य प्रदेश और गुजरात की। और इसका बहुत बड़े लेवल पर कंट्रीब्यूशन है दोनों स्टेट्स को, ओके। तो नर्मदा जो है ये कहाँ से शुरू होती है? अमरकंटक प्लेटू है, ओके, अन्नूपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में, वहां से शुरू होती है। और इसका जो जहां पर ये गिरती है, जहां पर इसका माउथ बनता है वो है अरेबियन सी, गल्फ ऑफ खंबात। कुल लंबाई इसकी 1312 किलोमीटर है। बेसिन एरिया इसका 98,796 किलोमीटर स्क्वायर है। सोर्स का मैंने अभी बता दिया, अमरकंटक, ओके। तो आगे बात करते हैं राइट लिवलीहुड अवार्ड। ये एक इंटरनेशनल अवार्ड है जो प्रोवाइड किया जाता है जिन लोगों ने एफर्ट किया होता है एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। तो ऑनर एंड सपोर्ट दोस ऑफरिंग प्रैक्टिकल एंड एग्जाम्पली आंसर्स टू मोस्ट अर्जेंट चैलेंजेस फेसिंग अस टुडे। So the prize was established in 1980 by German-Swedish philanthropist Jakob von Yexkull. So it is presented annually in early December. An international jury invited by the 5 regular Right Livelihood Award board members decides the award in such fields. So कौन-कौन से fields है जहाँ पर यह award decide होता है? Environmental protection, human rights, sustainable development, health, education and peace. तो इन areas में ये अवार्ड तय होता है, और ये कमेटी जो है 5 मेंबर यही डिसाइड करती है किसको ये अवार्ड देना है। इंपॉर्टेंट है, कब स्टार्ट हुआ, ओके, कितने मेंबर कमेटी है और कौन कौन से एस्पेक्ट्स के ऊपर ये अवार्ड देती है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना जरूरी है। और जिनको भी ये अवार्ड मिलता है उनको 2 लाख यूरो का अवार्ड मिलता है, ओके। और साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी यहाँ पर विनर्स होते हैं, यूजली 4 विनर्स घोषित किए जाते हैं, तो उन सब में ये 2 लाख का जो यूरो का जो अवार्ड होता है इसको बांट दिया जाता है आपस में, ओके। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो इसका जो दूसरा नाम है ना, इसको हम नोबेल प्राइज भी बोलते हैं, अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज। तो इंपॉर्टेंट है, अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज किसको बोलते हैं? राइट लिवलीहुड अवार्ड। हालांकि ये कोई नोबेल प्राइज नहीं है, नोबेल प्राइज शुरू किया गया था अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा, ओके। वो सन 1900 में शुरू हुआ था, हर साल दिया जाता है साइंस की अलग अलग फील्ड्स में। सो इसके पास कोई ऑर्गेनाइजेशनल टाइज नहीं है, ओके। जितने जैसे नोबेल प्राइज के पास है, उसके पास बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशनल टाइज हैं, कैसे अवार्डिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उसके बनाए हुए, लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। वहां पर नोबेल फाउंडेशन है जिसके थ्रू राशि जारी की जाती है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ओके। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज जो है इसका ध्यान रखना है, ओके। तो ये था यहाँ पर सारा आर्टिकल। तो जो जो इंपॉर्टेंट है मैंने यहाँ पर सारे इश्यूज यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश की है। जो भी कुछ अगर आपको लगता है, कोई डाउट है, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, तो उसका मैं आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में कर दूंगा। सो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किया है आरोग्य वन और आरोग्य कुटीर को। थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। तो गुजरात में यह स्थित है, केवाड़िया शहर है, वहां पर यह आरोग्य वन जो है यहाँ बनाया गया है। तो आरोग्य वन, वन का मतलब होता है जंगल, और कुटीर का मतलब होता है कुटिया। तो यह यहाँ जो वन बनाया गया है, यहाँ पर 5 लाख से ज्यादा जो है प्लांट्स लगाए गए हैं, 380 अलग अलग स्पीसीज, ओके। तो जो टोटल एरिया यहाँ पर कवर किया गया है इस वन को बनाने के लिए वो है 17 एकड़। और अगर बात करें आरोग्य कुटीर की, ओके, तो कुटिया की, तो यहाँ पर जो है ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। जैसे पुराने समय में जैसे जंगलों के अंदर कुटिया होती थी और मेडिसिनल जो है ट्रीटमेंट जो था लोगों का वहां पर किया जाता था, तो उसी बेस पे यहाँ पर, उसी ट्रेडिशनल बेस के ऊपर यहाँ पर जो है
संतगिरी वेलनेस सेंटर यहां पर बनाया गया है, जो कि हेल्थ केयर सर्विस यहां पर प्रोवाइड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा, योगा एंड पंचकर्मा। सो कहने का मतलब, जैसे पुराना सिनेरियो होता था, जैसे हमारा कल्चर था, ओके, जैसे पुराने साधु संत वनों में रहते हुए, जंगलों में रहते हुए साधु तपस्या करते थे, तो उसके जैसा माहौल वहां पर बनाया गया है। और कुटिया ज्यादातर जंगलों में होती थी साधुओं की, तो वहां पर जैसे जिस तरीके से यहाँ वहां पर प्रोसेस होता था पूरा, तो उसी को हूबहू यहाँ पर जो है दिखाने की कोशिश की गई है। तो बेसिकली ये भी जो है, जो गुजरात टूरिज्म है उसका एक एस्पेक्ट है। यहाँ पर पूरा का पूरा जो एरिया है कबाड़िया का, जहां पर स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है, उसको जो है एज ए टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू जो है डेवलप किया जा रहा है। तो उसी के अंतर्गत जो है ये आरोग्य वन और आरोग्य कुटीर, इसका जो है उद्घाटन किया गया है प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा। और भी काफी प्रोजेक्ट्स का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है, तो थोड़े से यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। जैसे एकता मॉल है, ये एक मॉल बना हुआ है जिसके यहाँ पर जब आप इसको विजिट करोगे तो जितने भी इंडिया के स्टेट्स हैं, ओके, तो वहां की जितने भी ट्रेडिशनल आइटम्स हैं, हैंडीक्राफ्ट्स है, उनको यहाँ पर मॉल में जो है यहाँ पर उसकी प्रदर्शनी जहां लगाई जाती है। ये मॉल जो है 35,000 स्क्वायर फुट के एरियाज के आसपास बना हुआ है। और इस मॉल के अंदर जो है हर एक स्पेसिफिक स्टेट के हिसाब से यहाँ पर 20 एम्पोरिया जो है, ओके, यहाँ पर रिप्रेजेंट किए गए हैं, जो पूरे के पूरे इंडिया को जो यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, जो इंडिया की यूनिटी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर बाहर का कोई भी सैलानी इसको विजिट करता है, उसको पूरे के पूरे इंडिया के जो है दर्शन होने शुरू हो जाएंगे इसी एकता मॉल के जरिए ही। सो सैलानी को पता लगना शुरू हो जाएगा कि कितनी डाइवर्सिटी है इंडिया में, कितने तरह का कल्चर है, कितने तरह के हैंडीक्राफ्ट्स है, कितने तरह के ट्रेडिशनल आइटम्स यहाँ पर बनती हैं। और यहाँ पर आखिर में बात करूंगा मैं चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क के बारे में और मिरर मेज के बारे में। तो यहाँ पर दुनिया का पहला जो है टेक्नोलॉजी ड्रिवन न्यूट्रिशनल पार्क बच्चों के लिए बनाया गया है, इसी एरिया के आसपास केवाड़िया में ही। ये भी 35,000 स्क्वायर फीट के आसपास फैला हुआ है। यहाँ पर एक ट्रेन जो है वो दौड़ेगी, जिसको नाम दिया गया है न्यूट्री ट्रेन। तो यहाँ पर अलग अलग जो है थीम बेस्ड स्टेशन होंगे इस पूरे के पूरे एरिया के अंदर, इस पार्क के अंदर। तो अलग अलग नामक स्टेशन होंगे, फॉर एग्जाम्पल फलशका गृहम, पयोनगरी, अन्नपूर्णा, पोषण पूर्ण, स्वस्थ भारतम। तो यहाँ पर एक तरह का न्यूट्रिशनल अवेयरनेस जो है बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा ऐसी एजुकेशनल एक्टिविटीज के थ्रू, लाइक मिरर मेज। यहाँ पर 5D वर्चुअल रियलिटी थिएटर भी शो किया जाएगा, और भी जो रियलिटी गेम्स हैं जिससे कि बच्चे सीखें कि न्यूट्रिशन कितना इंपॉर्टेंट है सेहत के लिए। ओके, तो मतलब किसी ना किसी तरीके से बच्चों को ये सिखाना कि न्यूट्रिशन की क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ में। तो इसके लिए न्यूट्रिशन पार्क का जो है, चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क का जो है निर्माण किया गया है। तो देखिए, अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 की बात करें तो हाल ही में इसकी रिपोर्ट जारी हुई, जिसमें भारत का रैंक 94th चला गया है। ओके, काफी खराब रैंक आया है भारत का। पाकिस्तान और बांग्लादेश की सिचुएशन भारत से अच्छी है। तो यहां पर हमें फोकस करना होगा, जो हमारे बच्चे हैं 5 साल से जिनकी उम्र कम है, ठीक है, उनको बच्चों को हम सर्वाइवल दें, ओके, अच्छा न्यूट्रिशनल डाइट प्रोवाइड कर सकें। तो अगर अच्छा सर्वाइवल होगा तभी बच्चों की ग्रोथ अच्छी होगी। ओके, जो अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी जैसी घटनाएं हो जाती हैं भारत में, वो कम से कम हो और इंडिया की रैंकिंग सुधरे। तो वहां उसी को सही करने के लिए यहां पर प्रयास है चिल्ड्रन न्यूट्रिशन बैंक का और मिरर मेज का। मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग, इन दोनों में क्या फर्क होता है। यहां पर हम बात करने जा रहे हैं हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड के बारे में, और इसने अभी रिकॉर्ड 65% जो है ग्रोथ यहां पर दिखाई है एक्सपोर्ट्स में। पहले जो 2 क्वार्टर का जो रिजल्ट आया है फिस्कल ईयर 2020-21 के अकॉर्डिंग। तो ये जो पहले 2 क्वार्टर बनते हैं, ये बनते हैं अप्रैल से लेकर सितंबर 2020 तक, और इस ईयर में 65% का ज्यादा ग्रोथ दिखाया अगर इसको कंपेयर करें हम पिछले साल के अकॉर्डिंग। तो ये जो HIL है, ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर के तहत। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। तो यहां पर अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। ओके, तो अभी कोविड-19 के चलते अगर ऐसा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है कहीं किसी एरिया में भी, तो एक पॉजिटिव साइन जो आ रहा है इकोनॉमी के लिए कि हमारी जो प्रोडक्ट्स की डिमांड है वो ओवरऑल जो बाहर मार्केट्स हैं वहां पर अभी बढ़नी शुरू हो गई हैं। तो एक अच्छी खबर है इकोनॉमी के लिए।
तो ये काम काम क्या करती है ये कंपनी? इंसेक्टिसाइड्स बनाती है। तो फॉर एग्जांपल जिसको हम डीडीटी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो अगर भी जैसे फॉर एग्जांपल कहीं घास वगैरह हो जाती है तो वहां पर हम नॉर्मली डीडीटी छिड़क देते हैं, जिससे वो जो है सफाई हो जाती है आराम से। एक तरह का केमिकल यहाँ पर बनाया जाता है। तो इसकी जो एक्सपोर्ट है ना, इसमें जो है अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो हमने कहां पर इसको एक्सपोर्ट किया है? इसको मेजरली हमने जो साउदर्न अफ्रीकन कंट्रीज है उनको, और जो लैटिन अमेरिका है, और साथ ही साथ ईरान को जो है इस अप्रैल से लेकर सितंबर तक हमने इनको जो है इसका एक्सपोर्ट किया है, और अच्छी जो है यहाँ पर एक्सपोर्ट देखने को मिली है। और डीडीटी का फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथीन। और डीडीटी के अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर और भी अगर बात करें तो यहाँ पर मेलेथियन, जो यहाँ मेलेथियन टेक्निकल है, इसकी भी जो है यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ी है पिछले साल के मुकाबले। इस साल जो है यहाँ पर 530 मिलियन टन के आसपास इसकी प्रोडक्शन हुई है। पिछले साल की बात करें तो वो 375 जो है मिलियन टन के आसपास था। और आगे बात करें सेल की, तो इंडिया के अंतर्गत भी जो है ना इन्हीं फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में हाईएस्ट सेल हुई है इसके जो प्रोडक्ट्स हैं। तो फॉर एग्जांपल जहां पर सेल की गई है, सबसे पहले जो इंस्टीट्यूशन है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर लोकस्ट कंट्रोल प्रोग्राम। ओके, सो लोकस्ट भी एक तरह की बीमारी है जो फसलों को हो जाती है, तो वहां पर ये जो है केमिकल बना के सप्लाई करती है कि उससे छुटकारा मिले और जो फसल है उसकी ग्रोथ अच्छी हो। और साथ ही साथ जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं उनको भी जो है ये दवाइयां प्रोवाइड करता है अंतर्गत वेक्टर कंट्रोल प्रोग्राम। तो यहाँ पर जैसे मच्छर जैसी बीमारियां फैलनी शुरू हो जाती हैं, चिकनगुनिया वगैरह ऐसे फैलना शुरू हो जाता है, तो तब भी जो है जो केमिकल्स वगैरह जो स्प्रे जो की जाती है वो इसी HIL के द्वारा ही जो है प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पर भी हाईएस्ट सेल जो है देखने को मिली है भारत में। तो इस ग्राफ से बहुत अच्छे से पता लग रहा है कि अगर 2020-21 फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो जो मिलियन US डॉलर में जो ग्रोथ हुई है वो 3.1 तक पहुंच चुकी है। तो काफी अच्छी ग्रोथ यहाँ पर अगर कंपेयर करें 2018-19 को, तो वहां पर 1.6 मिलियन डॉलर थे। ओके, तो यहाँ पर अभी 3 मिलियन US डॉलर का जो है एक्सपोर्ट अभी 2020-21 को देखने को मिला है। तो अच्छी रिपोर्ट यहाँ पर आ रही है भारत की इकोनॉमी के हिसाब से। और आखिर में बात कर लेते हैं हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड के बारे में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एंटरप्राइज मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर के तहत काम करता है। इसको बनाया गया था मार्च 1954 में, और इसने स्टार्ट की थी, सबसे पहले प्रोडक्शन स्टार्ट की थी डीडीटी की। ओके, फॉर द नेशनल मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम। तो मलेरिया का खात्मा भी हमने इसी के थ्रू किया था। ओके, अभी भी मलेरिया अभी इतना खत्म नहीं हुआ है। अभी भी जब चिकनगुनिया वगैरह जब बारिश आती है, ओके, जब मानसून का मौसम आता है तो फैलना शुरू हो जाता है। तो अभी भी जहां तक कोशिश होती है कि इसको एलिमिनेट करें, तो हेल्प जो है इसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की जाती है। तो इसी के अलावा इसके पास और भी बहुत सारे जो है हाई रेंज के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे इंसेक्टिसाइड्स है, हर्बिसाइड्स हैं, वीडीसाइड्स है, फंगीसाइड्स हैं। अलग अलग वैरायटी के जो प्रोजेक्ट्स जो है यहाँ पर चलाए जाते हैं हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड के द्वारा, और अलग अलग वैरायटी के जो केमिकल्स हैं, फर्टिलाइजर्स, वो भी जो है यहाँ पर, सॉरी फर्टिलाइजर नहीं, इंसेक्टिसाइड जो है वो यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो अगर HAL की बात करें तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है डीडीटी का। ओके, द कंपनी हैज 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लोकेटेड एट उद्योग मंडल नियर कोची, रयासनी नियर मुंबई एंड बठिंडा इन पंजाब, नॉर्दर्न इंडिया. So it provides employment to nearly 1300 people, and HIL is going to expand its operations in seed business एंड फर्टिलाइजर सून. तो फर्टिलाइजर्स में अभी ये उतरेगी और सीड बिजनेस में भी अभी उतरेगी. मतलब जो किसान को जो बीज चाहिए होता है वो भी यहाँ पर प्रोवाइड करेगी सस्ते दामों पर. अच्छी उपज का बीज, मतलब जो बीज लगाएंगे किसान आने वाले समय में उनको ज्यादा प्रोडक्शन जो है उस पर्टिकुलर क्रॉप की जो है देखने को मिलेगी. तो इसके ऊपर भी अभी जो है HIL काम कर रहा है. यहां पर हम बात करने जा रहे हैं मुस्लिन फैब्रिक मास्क के बारे में. सो दिवाली के पर्पस के ऊपर यहाँ KVIC के द्वारा हाई क्वालिटी मुस्लिन फैब्रिक मास्क जो है वो लॉन्च किए गए हैं. सो KVIC खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन स्पेशली बनाया गया है कि जो विलेज इंडस्ट्रीज है उसको प्रमोट किया जाए. वहां जो आम लोग रहते हैं, जो गांव वाले लोग रहते हैं, उनके हाथ में जॉब जो है वो प्रोवाइड की जाए, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाए किसी ना किसी तरीके से. तो यहां पर बहुत सारे काम जो है KVIC करता है. तो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के तहत KVIC काम करता है. तो दिवाली के पर्पस को यहां पर मुख्य रखते हुए यहां पर खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा नए मास्क तैयार किए गए. काफी यहां पर अपीलिंग लुक है इनकी. स्नो वाइट और स्पार्कलिंग लेड जो है यहां पर कलर वेरिएशन यहां पर यूज किया गया इसको बनाने में. तो यहां पर जो ये मास्क लॉन्च किए गए हैं
एक लिमिटेड एडिशन है, ओके, बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पर अवेलेबल होंगे। ये 2 लेयर इसको यहाँ पर बनाया गया है, डबल लेयर से हिसाब से बनाया गया है। प्रिंटेड फेस मास्क है, मेड ऑफ प्योर मुस्लिम फैब्रिक, ओके। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम के बने हैं सारे, प्योर मुस्लिम फैब्रिक। तो वैसे भी अगर बात करें, हम अगर डिटेल में जाते हैं, अगर हम सिल्क की, तो यहां पर मुस्लिम उनमें से एक फैब्रिक निकल कर आता है। तो भारत सिल्क के प्रोडक्शन में भी काफी अच्छा काम करता है। तो यहां पर एक हाई क्वालिटी यहां पर फाइबर यूज किया जाएगा मुस्लिम का। तो यहां पर अल्ट्रा फाइन कॉटन भी यूज करेंगे। फैब्रिक हैंडमेड है बाय ट्रेडिशनल खादी आर्टिसंस ऑफ वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में यहां पर इसकी प्रोडक्शन जो है वो की गई है। इसके अलावा क्रिसमस आने वाला है, न्यू ईयर आने वाला है, तो उसके लिए भी यहां पर स्पेशल मास्क प्रोवाइड किए जाएंगे, बनाए जाएंगे। देखिए, ये जितने भी इनिशिएटिव्स होते हैं इसका कोई ना कोई मतलब होता है, ऐसे ही यहां पर नहीं काम होता है। जैसे आप देखो, अभी बंगाल के जो आर्टिसंस हैं उनको यहां पर फायदा पहुंचाया जा रहा है केवीआईसी के थ्रू। तो यहां पर कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से रोजगार में ना उनकी हेल्प कर रही है गवर्नमेंट। देखो, मास्क तो अभी चाहिए चाहिए, तो मास्क की प्रोडक्शन क्यों ना इन लोगों के हाथों की करवाई जाए। एक तो फैब्रिक जो है मुस्लिम वो भी अच्छी क्वालिटी का यूज हो जाएगा, इको फ्रेंडली है, ओके, बायोडिग्रेडेबल है। तो यहां पर कोई किसी तरीके का नुकसान भी एनवायरनमेंट को नहीं होगा, और साथ ही साथ जॉब की जॉब जो है, इनकम की इनकम जो है ऐसे आर्टिसंस की बन जाएगी। तो हमारे वैसे भी जो आर्टिसंस है ना, जो कढ़ाई बुनाई करते थे पुराने समय में, उनकी गिनती कम होती जा रही है। जो जिनके बाप दादा आर्टिसन का काम करते थे, अभी उनका जो फ्यूचर जनरेशन है वहां पर ये ट्रेंड कम हो रहा है। तो इसको सरकार बचाना चाहती है, तो इसीलिए ऐसे इनिशिएटिव जो है करती रहती है। तो जब भी क्रिसमस और न्यू ईयर के ऊपर भी ये नए मास्क जो है बनाएंगे, तो अलग अलग एक्टिविटीज हमेशा होती रहती हैं। तो रिसेंटली मैंने लास्ट डिस्कशन में मैंने बोला भी था कि पोटर व्हील्स जो है वो जो है यहाँ पर 100 फार्मर्स को, कुम्हार कम्युनिटी जो होती है, 100 कुम्हार कम्युनिटी को, उनके मेंबर्स को जो थे 100 पॉटर व्हील्स बांटे गए थे, जिनके ऊपर व्हील को घुमा के वो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। ओके, तो सरकार सपोर्ट करती है कि रिमोटली जो एरियाज है जहां पर इनकम जनरेशन के जो चांसेस कम होते हैं, वहां पर हम आगे आए और फैसिलिटेट करें। सरकार फैसिलिटेट करने के लिए आगे आती है थ्रू केवीआईसी, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसके मिनिस्टर कौन है इस मिनिस्ट्री के। सो आगे बात करते हैं, यहाँ पर जो मुस्लिम फेस मास्क बनाए गए हैं, तो जितनी पब्लिक रिस्पांस आई थी उसके हिसाब से इन्होंने जो यहाँ पर काम किया है, ओके, तो अभी के लिए फिलहाल 18 लाख रुपए के यहाँ पर मास्क जो है बेचे जा चुके हैं पिछले जो 6 महीने का टाइम है उसके अंदर। यहाँ पर अभी 2 अलग अलग लेयर्स के हिसाब से यहाँ पर मास्क बनाए जा रहे हैं, ओके। 2 जो है यहाँ पर कॉटन लेयर्स हैं और 3 जो है यहाँ पर सिल्क जो है लेयर यहाँ पर बनाकर इसको मास्क को बनाया जा रहा है। तो अलग अलग वैरायटीज है, कॉटन का भी मास्क अवेलेबल है और सिल्क का भी जो मास्क अवेलेबल है। तो दिवाली में यहाँ पर मुस्लिम फेस मास्क की, वैसे भी दिवाली में मास्क की जरूरत ज्यादा है क्योंकि इन्फेक्शन के फैलने का डर ज्यादा है। अगर दिवाली में क्रैकर्स का यूज हुआ, ओके, तो उससे वैसे धुआं ज्यादा हो जाएगा, तो धुआं फैलेगा और हवा की क्वालिटी खराब होगी, तो मास्क की जरूरत बहुत ज्यादा है। वो भी ऐसा मास्क जो इको फ्रेंडली हो, जो हमारी सेहत को भी खराब ना करे। तो यहाँ पर जो प्राइस रखा गया है वो 75 रुपए रखा गया है पर पीस, ओके। तो आपको ये जो खादी स्टोर होते हैं वहां पर भी अवेलेबल होगा, अगर नहीं तो आप जो है इसके जो पोर्टल है ऑनलाइन भी जो है आप इसको मंगवा सकते हो, khadiindia.gov.in के आप वेबसाइट अगर विजिट करते हो। तो अगर और मैं वेरिएंट्स की बात करूं तो उसके हिसाब से जो मुस्लिम के फेस मास्क बनाए गए हैं वो भी जो है स्किन फ्रेंडली हैं, वॉशेबल हैं, रीयूजेबल हैं और बायोडिग्रेडेबल है और इकोनॉमिकली है, अच्छे हैं। मतलब जो आपके पॉकेट्स हैं उसको भी यहाँ पर सूट करते। कहने का मतलब जितना प्राइस है उतना सही है, जो क्वालिटी आपको दे रहे हैं 75 रुपए में, मतलब कोशिश की गई है कि इकोनॉमिकली इसको रखा जाए, आम लोग जो इसको खरीद पाए। तो थोड़ा महंगा है क्योंकि क्वालिटी भी है। तो यहाँ पर आगे बात करें तो ये फेस मास्क जो है कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स ऑफ प्योर व्हाइट मुस्लिम फैब्रिक, द स्पार्कलिंग रेड पाइपिंग ऑन द मास्क एड टू द स्टाइल क्वेश्चन एज इट हैज बीन डिजाइन टू गेट विद द फेस्टिव अटायर्स। तो फेस्टिवल सीजन को सामने रखते हुए थोड़ा सा डिजाइन इसका तैयार किया गया है। तो आगे बात करते हैं क्यों इसी फैब्रिक को क्यों यूज किया जा रहा है मास्क बनाने के लिए। तो सबसे पहली बात, जो मुस्लिम फैब्रिक है ये जो है मॉइस्चर को जो है यहाँ पर रिटेन कर लेता है, ओके, इसके मास्क के अंदर ही, ओके। साथ ही साथ हवा का जो पासेज है वो अच्छे से इसके थ्रू होता रहता है, जो कि बहुत जरूरी है मास्क के अंदर। तो साथ ही साथ इसको हाथ से बनाया गया है, ठीक है, हाथ से इसको स्पन किया गया है, इसको हाथ से वोव किया गया है, कॉटन को, जो कॉटन यहाँ पर यूज किया गया है।
और एक्सट्रीमली सॉफ्ट है हमारी स्किन के हिसाब से, और इसका जो ड्यूरेशन है मतलब कंफर्टेबल है, और साथ ही साथ इसको लंबे समय के लिए आप यूज कर सकते हो। तो इसलिए यहां पर फैब्रिक का यूज करके ये मास्क जो है बनाए जा रहे हैं। तो कुछ ऐसा दिखता है मास्क। तो यहां पर रेड और व्हाइट दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर जो है इसको कलरिंग की गई है, और मुस्लिन फैब्रिक से जो है इसको बनाया गया है। तो यहां पर हम बात करने जा रहे हैं नेशनल यूनिटी डे के बारे में, जिसको हम राष्ट्रीय एकता दिवस भी बोलते हैं, और इसको हर साल हम मनाते हैं 31 अक्टूबर को। तो पहली बार इसको शुरुआत इसकी की गई थी सन 2014 में, जब नई नई मोदी सरकार बनी थी, और ये मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बर्थ एनिवर्सरी के दिन के ऊपर। तो थोड़ा सा जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जीवन के बारे में। तो 31 अक्टूबर 1875 को उनका जन्म हुआ था। उनको पॉपुलरली हम जानते हैं सरदार पटेल के नाम से। तो पटेल का मतलब होता है चीफ, ओके, सरदार, राजा। तो यहां पर इंडियन पॉलिटिशियन थे और भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। साथ ही साथ अगर उनकी क्वालिफिकेशन की बात करूं या वर्क की बात करूं तो बैरिस्टर थे वो, ओके, सीनियर लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और भारत की जो इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल था उसमें बहुत ही अहम योगदान था इनका भी, और इन्होंने बहुत ही अहम रोल निभाया था। जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे उनको भारत में जोड़ने के लिए, भारत में उनका विलय करने के लिए। तो इसीलिए इनके नाम पर जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया था, इनको ही समर्पित। तो आगे बात करूं तो भारत के होम मिनिस्टर भी ये रह चुके हैं जब इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हुई थी 1947 में। तो क्यों वॉर हुई थी 1947 में, इसके ऊपर भी मैं अलग से लेक्चर ले चुका हूं। तो बेसिकली यहां पर जो फंडा था वॉर करने का, ओके, 27 अक्टूबर को 1947 को श्रीनगर पे भारत ने अपनी फोर्सेस उतार दी थी। जो पाकिस्तान ने जो ट्राइबल्स को भेजा था यहां पर जंग लड़ने के लिए, जम्मू कश्मीर को हथियाने के लिए, तो उनको हमने श्रीनगर से घदेड़ कर पीछे कर दिया था, ओके, और पूरा का पूरा जो श्रीनगर का एरिया था उसको भारत ने अपने कब्जे में ले लिया था, और तभी साइन हुआ था इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। तो उस समय में वो होम मिनिस्टर थे भारत के। पटेल जी का जन्म हुआ था नाडियाड में, डिस्ट्रिक्ट खेड़ा में, ओके, और स्टेट ऑफ गुजरात, ठीक है, वहां पर उनका जन्म हुआ, वहीं पर वो रहे, ओके, पूरा जीवन। स्टार्टिंग में अगर बात करें तो उन्होंने काफी अच्छे काम किए, काफी अलग अलग जो स्ट्रगल्स थे, काफी अलग अलग जो स्ट्राइक्स थी वो ऑर्गेनाइज की, उनको लीड किया, और एक अच्छी डायरेक्शन दी जो भी इंडिपेंडेंस के लिए जो स्ट्रगल चल रहा था भारतीय नेताओं के द्वारा। तो बहुत बहुत से यहाँ पर पीजेंट्स मूवमेंट थे, खासतौर पर जो खेड़ा है, बोरसद, बरदौली, ओके, तो बरदौली सत्याग्रह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके, इसको आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, गुजरात में ये हुआ था। और साथ ही साथ जो नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला था महात्मा गांधी जी की तरफ से, इसमें भी इन्होंने बहुत अहम रोल अदा किया था। और 49th प्रेसिडेंट भी रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी INC के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और पार्टी के लिए इलेक्शंस भी इन्होंने जो है ऑर्गेनाइज किए हैं 1934 में और 1937 में, जबकि यहां पर क्विट इंडिया मूवमेंट बाद में शुरू हो गया था। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, चाहे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, चाहे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, चाहे क्विट इंडिया मूवमेंट था, इन सब में से सबसे लास्ट जो स्ट्रगल हुआ है तो वो कौन सा है, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इनकी जो कमिटमेंट थी कि नेशनल इंटीग्रेशन होनी चाहिए, जो हमारा भारत बना है हम इसको और टूटने नहीं देंगे, जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको मनाएंगे, मनाकर उनका भारत में विलय करेंगे, और किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज जो है हम नहीं करेंगे भारत के हित के लिए, भारत की अगर यूनिटी की बात आ जाए। तो यहां पर इसी के तहत इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, इनको पैटर्न सेंट ऑफ इंडिया सिविल सर्वेंट्स, इनका खिताब भी इनको दिया जाता है। और साथ ही साथ इन्हीं को याद रखते हुए यहां पर भारत में दुनिया के सबसे बड़ी जो है जो स्टैचू है वो बनाई गई है, जिसको हम कहते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो 31 अक्टूबर 2018 को भारत को ये स्टैचू ऑफ यूनिटी जो थी डेडिकेट कर दी गई थी। इसकी जो ऊंचाई है वो है 182 मीटर्स, 597 फीट इन हाइट। सो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा है, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया लेक्चर सुनने के लिए।